मैंने 2 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्य किया जी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हुए मैं अपने जॉब में फिट नहीं हो पा रहा। तो ये जो जर्नी आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट से लेकर आरएएस तक आकर जो रुकी और देन आपने ये अचीवमेंट ली इतनी बड़ी, ये कैसा शिफ्ट था आपके लिए? मेरा इसमें कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरा फैमिली का बैकग्राउंड था, ना आसपास के कॉन्टेक्स्ट का ऐसा बैकग्राउंड था कि वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे। Hello everyone, welcome back to your favorite channel उत्कर्ष आर्यस इंग्लिश। दिस इज दिव्या कवात्रा एंड आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा सरप्राइज। यस, सो आज हम आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं आरएएस टॉपर 89th रैंक होल्डर शुभम गोयल जी से, जिन्होंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में आरपीएससी आरएएस ना सिर्फ क्लियर किया बट बल्कि 89th रैंक भी हासिल की। अलॉन्ग विद दैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने एसीएफ क्लियर किया विद 15th रैंक। तो आए सर से ही सुनते हैं उनकी जर्नी की कहानी और शुरुआत करते हैं, सर से बातचीत करते हैं। सर प्लीज़ आप अपने बारे में बच्चों को कुछ बताएं। मैं सबसे पहले उत्कर्ष चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस चैनल पे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और ये जो भी सेशन होने वाला है और ये किसी भी वे में अगर किसी कैंडिडेट को हेल्प करता है तो मैं काफ़ी मेरे को खुशी होगी। और अब मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। मैं दौसा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग टू दौसा डिस्ट्रिक्ट। आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम NIT इलाहाबाद फ्रॉम 2017 बैच। Previously, I was working in corporate sector as software engineer. Currently, I am working as RFS officer in Rajasthan Forest Department. And in RS 2021, I secured rank 89. दैट इज़ अमेजिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए आज। एंड आई एम श्योर आपकी जर्नी से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इंस्पायर होने वाले हैं, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि सर का जो सिलेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम बेस के साथ हुआ है। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हों इसके रिगार्डिंग वी विल ट्राई कि हम सारी की सारी क्वेरीज कवर कर सकें। तो सर जैसा कि आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि आप इंजीनियरिंग से शुरुआत करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे एंड देन आपने इस फील्ड को चुना, तो आपको कब ये रियलाइज़ हुआ, कैसे रियलाइज़ हुआ कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या आप इस फील्ड को चुनना चाहते हैं? एक्चुअली जब मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो 2017 में हुआ था और मैंने 2 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्य किया था। जी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हुए मैं अपने जॉब में फ़िट नहीं हो पा रहा था। फिट का मतलब ये था कि मैं मैनेजमेंट को जब देखता था तो उनका जो रोल होता था वो प्लानिंग का रोल होता था या लोगों को मैनेज करने का रोल होता था। कोई भी वर्क है, प्रोजेक्ट है, उसको एग्जीक्यूट कराने का रोल होता था। तो वो मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करता था कि मेरे को इस फील्ड को भी एक बार ट्राई करना चाहिए कि ये बेटर लगता है मेरे को। सो मैंने वहाँ से कैट देना स्टार्ट किया MBA के लिए और उसमें मेरे को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली, लेकिन मेरे को टॉप IIMs उसमें नहीं मिले थे। तो मैंने ये डिटरमाइन किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ता हूँ और मैनेजमेंट एरिया के लिए मैं निकलता हूँ। मैं मैनेजमेंट एरिया के लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ फुल फेज में। सो बट जब मैंने और रिसर्च किया तो मेरे को मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन इससे भी ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर है और इसमें वो सारी खूबियाँ हैं जो मैनेजमेंट सेक्टर में है। सो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मेरे को सिविल सर्विसेज UPSC है या फिर RPSC है, उनके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और मैंने 2019 में जर्नी अपनी स्टार्ट की। क्या बात है। तो आपने 2019 में जर्नी स्टार्ट की। ऑल्सो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी इन्फॉर्मेशन कि चाहे बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप ऑलरेडी किसी सेक्टर में जॉब कर चुके हैं, स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप जहां आप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्राई भी कर सकते हैं। ना सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, यू कैन बी सक्सेसफुल लाइक हिम। तो इसी बात पर अगर हम सोचें कि ये ड्रीम रियलाइज़ होना, उसके साथ आगे बढ़ना, लेकिन उसमें ऑब्वियस सी बात है कि आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस किए होंगे, परेशानियां आई होंगी आपको अपनी जर्नी में। तो वो कैसी परेशानियां थी जो आपने फेस करी और उनसे कैसे ओवरकम किया आपने? एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। सो मेरा इसमें कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरा फैमिली का बैकग्राउंड था, ना आसपास के कॉन्टेक्ट्स का ऐसा बैकग्राउंड था कि वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो ये सब कुछ मेरे लिए न्यू था। तो मैंने फेज़ बाय फेज़ इसके लिए मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया।
सबसे पहले मैंने जो भी है अपने आसपास के जो भी कांटेक्ट थे या कांटेक्ट के कॉन्टैक्ट्स थे, उनसे मैंने जाना कि क्या है, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, यूपीएससी की अगर हम बात करें तो क्या ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए, वो भी एक हर्डल रहती है। इसके साथ ही मैंने टॉपर्स के जो वीडियोस थे वो भी गाइडेंस के तौर पे लिए कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, कैसे कैसे वो आगे बढ़े थे। तो यही मेरा स्टार्टिंग था कि मेरे को कैसे स्टार्ट करना है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ट्रू। तो ये जो जर्नी है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट से लेकर आरएएस तक आकर जो रुकी और देन आपने ये अचीवमेंट ली इतनी बड़ी, ये कैसा शिफ्ट था आपके लिए कि आपने स्टार्ट किया, आपने यूपीएससी चूज़ किया स्टार्टिंग में, देन यू केम अप टू आरएएस और फिर आरएएस में इतनी रैंक लेना, ये आपने कैसे शिफ्ट किया कि यूपीएससी के बाद आपको आरएएस देना चाहिए? एक्चुअली जब कोई भी यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो यही सोच के चलता है कि मैं 1-2 अटैम्प्ट में इसको निकाल लूँगा। स्टार्टिंग में उसको रियलिटी नहीं पता होती है कि आगे क्या होने वाला है। सो मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया और वो अटैम्प्ट था, कोरोना का अटैम्प्ट था, आई थिंक 2019 का अटैम्प्ट था, जिसमें मेरे को 2 साल लगे थे और मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया था उसमें जी। सो फिर मैंने नेक्स्ट जो इसका अटैम्प्ट था वो देने की कोशिश की, बट उसी दौरान आरएएस की वैकेंसी आई थी और आरएफएस की वैकेंसी आई थी। तो मेरे सामने एक पजल सिचुएशन थी कि मेरे को क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रिपरेशन एक साथ कर पाना इतना इजी नहीं है हैंडल कर पाना, क्योंकि आरएस का जो सिलेबस है, मेंस का सिलेबस एकदम डिफरेंट है यूपीएससी के पैटर्न से और पैटर्न भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो मैंने केवल मेरे पास एक पॉइंट था चूज़ करने का, वो ये था कि इसकी वैकेंसी है वो 3 साल में आती है और अगर मैं बाई चांस अगर यूपीएससी में नहीं सक्सेसफुल हुआ तो मेरे पास प्लान बी नहीं रहेगा। तो मैंने प्लान बी बनाने के लिए इधर शिफ्ट करना चाहा और मैंने कहा कि यूपीएससी को थोड़ा होल्ड रखते हैं, बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सर, प्लान बी हो तो कॉन्फिडेंस भी एक बहुत सेपरेट लेवल का होता है, बिकॉज वी फील सिक्योरिटी है। हालांकि जाबाज हैं सभी, तो बेशक हर एक जगह पर रिस्क लेकर साथ साथ तैयारी वो भी करते हैं हम। एंड अदर देन दैट अगर बात करें कि जितना आपका जो मीडियम रहा है, इंग्लिश मीडियम की बात करें, तो उसने कितना रोल प्ले किया है? क्या उसकी वजह से कोई ऑब्स्टिकल्स आए हैं आपको, या उसकी वजह से कोई परेशानी आई कि हमने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया, या उससे बेनिफिट किया हमने? खासकर अगर आरएस की हम बात करें और इंग्लिश मीडियम की बात करें तो मेन जो कैंडिडेट्स के सामने प्रॉब्लम रहती है इस मीडियम को लेके कि कंटेंट अवेलेबल नहीं है, और कंटेंट भी अगर अवेलेबल है तो वो एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। True. उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स तो श्योरली अवेलेबल हैं, लेकिन आरबीएससी की बुक्स हैं वो भी हिंदी मीडियम में है मोस्टली। सो ये एक मेन ऑब्स्टेकल है कैंडिडेट्स के सामने, और यही सेम मेरे सामने ऑब्स्टेकल रही थी। तो मैंने तो यही किया था कि मेरे को जहाँ से भी कंटेंट मिल रहा था मैं उसको देख रहा था, और जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे को बेस्ट लग रहा था कि ये बेस्ट कंटेंट है, इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा है या मेरे को समझ में आ रहा है, मैं उस कंटेंट को चूज़ कर रहा था और अपना शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी है प्रिपेयर कर रहा था। तो ये मेन प्रॉब्लम है इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स के लिए कि कंटेंट अवेलेबल एक जगह पर नहीं है। ट्रू दैट, कि कंटेंट आपको अगर एक जगह पर मिल जाता है तो प्रिपरेशन का टाइम फ्रेम जो है वो बहुत सीमित हो जाता है, आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं सेल्फ स्टडी में आप इंडल्ज कर सकते हैं, है ना। इस तरह से प्रॉब्लम्स जो हैं बेशक अब आज भी स्टूडेंट्स को आती हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे हम ऐसे सोल्यूशंस ला सकें ताकि एक ही पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध कराई जा सकें। सो वी आर होपिंग दैट कि उसके साथ हम सक्सेसफुल रहें। एंड मोर ओवर अगर बात करें कंटेंट कंस्ट्रेंट की, जैसे आपने कहा, तो इसमें फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और किस तरह से फिर वो कंटेंट कवरेज देखें ताकि हर एक सब्जेक्ट वो थॉरली कवर कर सकें। बहुत वाइड स्केल पे देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जैसे कि स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर जैसी चीज़ें हैं, ये छूट जाती हैं क्योंकि प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। तो कंटेंट, सब्जेक्ट, इन चीज़ों को कवर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एक प्रॉब्लम कैंडिडेट्स के सामने ये भी होती है प्रिपरेशन जब वो स्टार्ट करते हैं कि प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 फेजेस हैं, इनको एक साथ लेके करना चाहिए या फिर सिक्वेंशियल बेसिस में करना चाहिए। तो
मेन जो मेरा या किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट का जो भी मतलब प्लान रहा है वो यही रहा है कि हमें तीनों फेज़ एक साथ लेनी चाहिए और तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्री करें फिर मेंस करें, क्योंकि हो सकता है तुम्हें टाइम लिमिट प्री के बाद में 3 मंथ की मिले, 4 मंथ की मिले, 6 मंथ की मिले, और वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो उसके लिए सफिशिएंट टाइम है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीनों फेजेज एक साथ लेनी चाहिए। और दूसरी जो मैं एडवाइस कैंडिडेट्स को दूंगा वो अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखें। किसी भी सिलेबस का जो भी सब टॉपिक है उसके जो भी हमें रिसोर्सेज लेने हैं उसको लिमिट रखें। तो रिसोर्सेज जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो है एनसीईआरटी की बुक्स, बेसिक जो बुक्स हैं हमारे पास 8 से 12। दूसरा है राजस्थान बोर्ड की बुक्स, वो जो खासकर वो हिंदी मीडियम में है, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं दोनों लैंग्वेज में तो उनको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तीसरा है कि स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएं, जैसे कि पॉलिटी के लिए है हमारे पास लक्ष्मीकांत है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स उसी को प्रेफर करते हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है वो। इस तरीके से इकोनॉमी के लिए हमें बेसिकली राजस्थान के केस में इकोनॉमिक सर्वे रीड करना होता है, उससे हमारी मोर देन सफिशिएंट है वो। और ज्योग्राफी बेसिकली हमारी एनसीईआरटी से हो जाती है, या फिर इसके साथ ही हम बहुत सारी कोचिंग्स के मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी भी एक मटेरियल को पकड़ो और उसको रीड करो, इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, इस तरीके से आगे बढ़ो। इसके अलावा हम देखें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए हमारे पास एनसीईआरटी मोर देन एनफ है, और अगर हमें और भी डेप्थ में उसको रीड करना है तो स्पेक्ट्रम की तरफ हम जा सकते हैं। और साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं और प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं तो हम उन पे फोकस कर सकते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आती है छोटी छोटी सब्जेक्ट्स की, लाइक योगा है हमारे पास, सोशियोलॉजी के टॉपिक्स हैं हमारे पास, मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं हमारे पास। सो इनको अगर हम देखें सिलेबस को, सिलेबस सीधे एनसीईआरटी में अवेलेबल है, इनके सब टॉपिक्स अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम ये है कि कैंडिडेट्स के पास टाइम कितना है। अगर उसके पास टाइम है तो वो जाके बुक को देख सकता है, उसमें जो भी सब टॉपिक सिलेबस से मैच कर रहा है तो उसको पिकअप कर सकता है। बट इससे बेटर सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल पकड़ लें, साथ में एनसीईआरटी की बुक्स भी ले लें। एक बार कोचिंग का मटेरियल पकड़ लें, उससे आपको जस्ट एक आइडिया लग जाएगा कि ये है क्या। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी की बुक्स की तरफ चले जाएं उन सब टॉपिक्स से रिलेटेड। दैट्स ऑल अबाउट कंटेंट रिलेटेड क्वेरीज। कंटेंट से रिलेटेड, बिल्कुल। तो जैसा हम समझ पा रहे हैं कि हमें 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो ये कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज तक ही रहें, जैसे एनसीईआरटीज़ रेफ़र कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज़ ही रेफ़र करें, है ना। ज़्यादा इधर उधर बहुत सारे ऐसे बुक्स और उन सब में उलझने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड चीज़ जो हम देख रहे हैं दैट इज़ कि मेंस के पर्सपेक्टिव से कोचिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा जो हैं उसमें हम बेसिक कवरेज ज़्यादा अच्छे से ले पा रहे हैं कि आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े, अपना टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करना पड़े। तो दोनों ही चीज़ें हम ध्यान रखते हुए मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। बट देन कम्स द क्वेश्चन कि आंसर राइटिंग के लिए क्या किया जाना चाहिए टू राइट अ गुड आंसर, स्पेशली इन इंग्लिश मीडियम। जैसे क्या है कि जितने टेस्ट सीरीज़ हैं या फिर जो अवेलेबल कंटेंट्स हैं उनको देखा जाए तो समझने के लिए, पढ़ने के लिए तो इंग्लिश का कंटेंट सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन जब अपनी लैंग्वेज में लिखने जाएंगे तो हो सकता है कि वो बैलेंस नहीं बैठ पाए। तो इंग्लिश में या स्पेशली किसी भी लैंग्वेज में मीन्स आंसर राइटिंग के लिए क्या किया जाए? आंसर राइटिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है स्टार्टिंग फेज में। तो आप जिस भी ये इस तरीके का डर ना रखें कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स उसके बनाना है ताकि उसकी रिवीजन में हेल्प हो। इसके बाद में आपको कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और इसके अलावा ऑनलाइन भी ये अवेलेबल हैं सारे जो भी आपके मतलब पेपर्स हैं या फिर शॉप्स पे भी अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं, सेल्फ आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बट बेटर है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर इतना अच्छा नहीं है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा आपका कि जो आपका शॉर्ट नोट्स है वहाँ से तो आप रिवीजन कर ही रहे हैं, साथ में आपको अगर कोई कंटेंट मिलता है, कोई आपको लगता है कि इस सब टॉपिक से रिलेटेड ये कंटेंट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है,
तो आप उस कंटेंट को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लें। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। अब बात आती है कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए मेंस में। सो इसमें मीडियम का कोई रोल नहीं होता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी मीडियम्स में क्वेश्चन को आंसर करने का फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो 2 से 3 डिटेल पूछता है, उन सभी को पहले अंडरलाइन करें कि मेरे को अपने क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर देनी है, ये स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं स्किप करूँगा तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। ये आप कीजिए। फिर उसको सब सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, जितना भी आपको स्पेस दिया हुआ है उसमें उसको लिखिए, और हो सकता है तो उसको कंक्लूड कर दीजिए जी। फिर अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे मैप्स का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीके से आप अपने आंसर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कम शब्दों में। तो इस तरीके से आप करिए। फिर जो भी आपको कोचिंग से फीडबैक मिले आपके आंसर राइट करने के बाद में, उसको एवेल्युएशन करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर आप उसको एवेलुएट नहीं करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। और धीरे धीरे जब आप एवेलुएशन करते रहेंगे, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स लिखते रहेंगे, तो फाइनली आपका जो आंसर है बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। जो आपकी इनिशियल फेज थी और जो अब फेज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। यही मेरी एडवाइस है। बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत आपने स्ट्रैटेजी बताई। जैसे हम 4 चीज़ें नोट कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें जैसे सर ने बताया, और जैसे कि हर एक टॉपर से जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो इस बात पर लीड करती है कि आप PYQs पर ध्यान दें, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, कॉन्टीन्यूसली अपने फीडबैक को इवैल्यूएट करते रहें, और अपने क्रिस्प शॉर्ट नोट्स ज़रूर रखें रिविजन के लिए, जो आपको मेंस में पॉइंटर्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में इंफॉर्मेशन डालने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत स्ट्रैटेजी थी, लेकिन हमारा सफ़र सिर्फ मेंस तक ही पूरा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास एक स्टेज और रह जाती है, दैट इज़ इंटरव्यू। और इंटरव्यू में देखा जाए तो पैनल और उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन, एंड देन कितने क्वेश्चंस आप आंसर कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, उस पर्टिकुलर दिन का एक बहुत बड़ा गेम है जो फाइनली सक्सेस जो है वो डिसाइड करता है। तो आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उससे आप क्या सजेस्टिव पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे ही आपका मेंस होता है और मेंस के बाद में आपका इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो उसी दिन से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है अपने इंटरव्यू की। ये नहीं करना है कि मेरा इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा उससे 2 महीने पहले मैं पढ़ लूँगा, क्योंकि 2 महीने पहले के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 महीने पहले के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पैनल पे डिपेंड करता है कि पैनल किस तरीके का है। वो हो सकता है आपसे 1 साल पहले की इन्फॉर्मेशन पूछ ले। और मेन चीज़ ये है कि आप इंटरव्यू के लिए जितना प्रिपेयर करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना न्यूज़पेपर देखेंगे या जितनी अपनी बेसिक बुक्स देखेंगे, वो उतनी आपको हेल्प करेंगी। ये एक भ्रांति है कि ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 2-4 नंबर इधर उधर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 2-4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनल लिस्ट में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू लिस्ट में आने के बाद से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और साथ में एक्चुअली इनका क्वेश्चन ये था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैं उससे थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ। दैट्स फाइन, आपका सारे एक्सपीरियंसेस यूजफुल ही हैं। तो उसमें ये है कि आपको न्यूज़पेपर है उसकी रीडिंग ज़रूर करनी है, वो स्टार्टिंग से ही रीडिंग करनी है। जैसे आप प्रीलिम्स के लिए भी बैठ रहे हैं या मेंस के लिए भी बैठ रहे हैं या इंटरव्यू के लिए भी बैठ रहे हैं, तो एक डेली का आप न्यूज़पेपर पढ़िए। वो कोई भी हो सकता है, हिंदी मीडियम में राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, जो भी अवेलेबल है मार्केट में उसको ले लीजिए। तो वहाँ से आपका क्या है, करंट होता रहेगा। इसके साथ ही मंथली मैगजीन्स अवेलेबल हैं, जैसे मूमल है, क्रोनोलॉजी है, या फिर किसी भी कोचिंग की कोई करंट अफेयर्स पे गाइड है, कोई भी एक पकड़ लो। क्योंकि आपने डेली का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उसको रीड करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बेसिकली अब पैटर्न क्या देखा जा रहा है कि RAS भी थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स की तरफ फोकस हो रहा है। उसमें जो भी मेंस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, बड़े क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चंस हैं, वो सारे करंट अफेयर्स से फ्रेम हो रहे हैं। जैसे कि मैं 2021 के क्वेश्चंस की बात करूँ तो पॉलिटी गवर्नेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे, थार्ड क्या है, अब्राहम अकॉर्ड क्या है,
सो एक नया एक्सपीरियंस था कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड कुछ पेपर सेट किए गए थे। साथ में 10 नंबर का क्वेश्चन था उसमें कि साउथ ईस्ट एशिया है, उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स क्या चल रही हैं, उनको ब्रीफ करना था। तो अगर आपको फाइनली अच्छे रैंक पे सेलेक्ट होना है तो आपको करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू का ट्रेंड है वो करंट अफेयर फोकस्ड है। वहाँ पे करंट अफेयर्स का एक मतलब वो तो ज़रूर से पूछा ही जाना है। कैंडिडेट कुछ बताए या ना बताए, अगर वो करंट अफेयर बता रहा है तो इसका मतलब वो थोड़ा बहुत अवेयर है। हो सकता है उसने प्रिपरेशन बंद कर दी, बट करंट अफेयर से वो लिंक है। तो करंट अफेयर आप करते रहें, वो सारी फेजेस में आपको हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ेंगे वो इंटरव्यू में आपको उतना ही हेल्प करने वाला है। उस भ्रांति में मत रहना कि मैं 2 महीने या 4 महीने पहले पढ़ लूँगा। और बाकी मेरा यही है एडवाइस कैंडिडेट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो काफ़ी अच्छी जर्नी आपकी, और इंटरव्यू तक का सफ़र जो हमने आपके साथ देखा उसमें करंट अफेयर्स का रोल है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रोल है। हर तरीके से आप पहले दिन से अपने आप को सर कह रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करें, रादर देन कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं और फिर हम मेंस आया तो मेंस के लिए कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं। पहले दिन से ही एक ऑफिसर की तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है, जैसे कि सर की हुई, और उसका सक्सेसफुल रिजल्ट भी हमने देखा, इतना शानदार रिजल्ट हमें मिला। तो ये सफ़र है हमारा सर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का, एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी वी नीड अ गाइड। तो वो गाइड के रूप में कोचिंग जो है वो कितना रोल प्ले कर सकती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली कोच एक बड़ा सवाल होता है कैंडिडेट के सामने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि मेरे को कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो उसका सीधा सा जवाब ये है कि हम किस लेवल पे हैं अभी, तो वो हमें इवेलुएट करने की ज़रूरत है। तो इवेलुएशन कैसे किया जाए? सबसे पहले कि आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, नॉन साइंस स्ट्रीम से हैं। अगर नॉन साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। सो आप इजीली उनकी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ सकते हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को पढ़ सकते हैं, NCERTs को पढ़ सकते हैं, किसी भी कोचिंग के मटेरियल को पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे वो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कि वो कोचिंग लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। स्टिल वो चाहता है कि मैं कोचिंग में जाके करूँ या फिर फ्रेंड्स के साथ में पढ़ूँ, मेरे को वहाँ पे ज़्यादा पढ़ने, ग्रुप में पढ़ाई अच्छी होती है। तो इस तरीके का अगर कोई केस है तो आप कोचिंग ले सकते हो। मेरे हिसाब से वहाँ पे कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो साइंस बैकग्राउंड में भी डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कैसा है, कि कैंडिडेट का फैमिली बैकग्राउंड इसमें है या उसके आसपास गाइड अवेलेबल है। गाइड मतलब कि कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट है, वो उससे गाइड ले रहा है, तो वहाँ पे भी वो बुक्स को पढ़े। और बुक्स को पढ़ने के बाद में भी उसको फील होता है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, प्री-वाईक्यू क्या पूछा हुआ है, मैंने क्या पढ़ा है, मेरे को बिल्कुल भी लिंक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे वो कोचिंग की हेल्प ले। अदरवाइज़ कोचिंग लेने से बेसिकली फ़ायदा क्या है कि अभी कंपटीशन है। सो आप अगर ज़्यादा उसमें देखते हैं कि मैं इसमें टाइम दे के देखता हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद में मैं डिसाइड कर लूँगा। सो वहाँ पे कोचिंग क्या करता है कि स्पीड अप करने का काम करता है। आपको कंटेंट है वो एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है। साथ में इस तरीके से मतलब वो कोचिंग की मदद हम ले सकते हैं कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं उस फेजेस में तो हम कोचिंग की तरफ जाएं। कोचिंग का मेन फ़ायदा यही है कि वो एक सारे कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म पे दे देगा। तो एक कैंडिडेट को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कोचिंग करनी है या नहीं करनी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यही चीज़ कि आपको सभी जगह पर मटेरियल बिखरा हुआ बहुत सारा जो कंटेंट है वो मिल जाएगा, लेकिन अगर एक कोचिंग का, अच्छे लीडर्स का, अच्छे टीचर्स का सपोर्ट साथ में रहता है तो ना सिर्फ पढ़ने में बल्कि थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेटेड रहने में, आपको कंटिन्यूअसली अपनी एम के लिए पुश करते रहने में एक अच्छा रोल जो है वो कोचिंग जिस तरह से प्ले कर रही हैं, दैट इज़ क्वाइट गुड, है ना। और स्टूडेंट्स के लिए उसका रिजल्ट भी है जो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये थी सर की जर्नी और बहुत सारी चीज़ें हमने सर से जानी। तो सर आपके एक्सपीरियंस बेस पर जो है आप बच्चों के लिए कुछ मैसेज, कुछ मोटिवेशन क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो बहुत जोश के साथ तैयारियां शुरू कर रहे हैं अपनी। वी डोंट नो वैकेंसी एक्चुअली कब आएगी, कब फाइनली उनको एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा, लेकिन अपनी तब तक की जर्नी जो है वो तय करने के लिए शुरुआत कर चुके हैं, आगाज़ ले चुके हैं। तो उसमें आगे कैसे बढ़ें
इस चीज़ पर आप क्या उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ पिछले वाले सवाल के जवाब में कुछ ऐड करना चाहूँगा। ज़रूर सर। कि कोचिंग का रोल जस्ट ये नहीं है कि हम वहाँ से उस कोचिंग को लें या नहीं लें, मतलब क्लासरूम में जाएं या नहीं जाएं। कोचिंग के काफ़ी सारे मतलब बेनिफिट भी हैं, जैसे कि उसका कंटेंट भी अवेलेबल है। कोचिंग की जो मतलब ऑथराइज शॉप है, वहाँ से वो कंटेंट को ले सकते हैं, खुद रीड कर सकते हैं, उनको क्लासरूम में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उस फेज़ तक भी हम कंफर्टेबल हैं, दूसरी फेज़ आती है कि कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी हमें लेनी चाहिए, तो कोचिंग का वहाँ भी रोल है क्योंकि प्रैक्टिस कराने में। सो ये फेजेज़ हैं कि हमें क्लासरूम जाना है या नहीं जाना, उसके कंटेंट को यूज़ करना है या नहीं करना, टेस्ट सीरीज़ लेनी है या नहीं लेनी, इंटरव्यू के लिए गाइड लेना है या नहीं लेना। तो कोचिंग का रोल आप खुद के हिसाब से डिसाइड करो कि मेरे को कहाँ पे आवश्यकता है कोचिंग की। ट्रू। जैसे जिसकी नीड उसी हिसाब से आप सर्विसेज जो हैं वो केटर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात सर। अब आता है कि मैं कैंडिडेट को क्या ये एडवाइस करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कि सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। जैसे उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी या बेसिक बुक्स पढ़ी, सो ऐसा नहीं है कि बार बार कैंडिडेट्स उन बुक्स को फिर से पढ़ रहे हैं। एक बार हाईलाइट कर लो, दोबारा पढ़ो, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर उन बुक्स को रख दो। कि अनलेस अनटिल मेरे शॉर्ट नोट से बाहर मे भी मैंने कुछ स्किप कर दिया हो, अगर वो मेरे को फील होता है तभी मैं उन बुक्स की तरफ जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपने शॉर्ट नोट्स पे ही रिलाई करूँगा। क्यों बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स? क्योंकि वो रिवीजन में हेल्प करेंगे। साथ में आप टेस्ट सीरीज जब लिखोगे तो वहाँ पे अगर आपको कोई कंटेंट मिलता है तो उसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो और अपने शॉर्ट नोट्स को और इनरिच कर सकते हो, अपनी आंसर राइटिंग को और बढ़िया कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है सेल्फ इवैल्यूएशन। कि ये एक लंबी जर्नी है आरएस की, 2 से 3 साल इसमें लग जाता है। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। सो आप एक टारगेट सेट करो सिलेबस को कवर करने के लिए कि डे टू डे मैं इतना कवर करूँगा और इस हिसाब से मैं इस सब्जेक्ट को कवर करने वाला हूँ। फिर डे टू डे उसको इवैल्यूएशन करो कि मैंने उसको अचीव किया या नहीं किया। नेक्स्ट डे मेरे को क्या एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, क्या उसमें मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहेंगे डेली टू डेली, सो उससे आपको क्या होगा कि डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा कि आपका टाइम लिमिट में वो टारगेट अचीव हो जाएगा और आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो कि आंसर राइटिंग सही टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कैंडिडेट से मैच कर सकते हो। तो उसके लिए डिसिप्लिन जो आना है वो सेल्फ इवैल्यूएशन से आएगा और एक कंसिस्टेंसी भी है वो उससे आ जाएगी। तो सक्सेस के 2 ही फंडे हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो वो कैंडिडेट्स को लानी है, यही मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात और बहुत खूबसूरत आपकी जर्नी, सच अ सक्सेसफुल एंडिंग। और बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ें जो हैं आज स्टूडेंट्स ने सीखी हैं। करंट अफेयर्स को लेकर, प्रीलिम्स की तैयारी, कंटेंट को कैसे इंटीग्रेट करना है, मेंस की आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करना है, मोर ओवर पूरी जर्नी में अपने आप को कैरी कैसे करना है ताकि एट द एंड आप एक सक्सेसफुल रिजल्ट देखें। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं आज हमें मिली हैं। आई रियली होप आप सभी की जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हुई होंगी और हम सक्सेसफुल रहे होंगे सर की जर्नी के थ्रू ये पूरी प्रोसेस को जीने में और आपको हेल्प करने में टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपको ये पूरी की पूरी जर्नी कैरी आउट करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए आप आए। आपकी बहुत इंसाइटफुल एंड मोटिवेशनल जर्नी है जिससे आई एम श्योर बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो इंस्पायर होने वाले हैं। नई जनरेशन जो है वो टोटली इसके लिए तैयार है और आपके मोटिवेशन को साथ लेते हुए ज़रूर आगे बढ़ेंगी। और इसी के साथ जो वन स्टॉप सोल्यूशन की सर बात कर रहे हैं, तो आरएस का उत्कर्ष का जो इनिशिएटिव है वो हम सभी ने देखा है। जैसे कि सर ने कहा वन स्टॉप सोल्यूशन हो तो बहुत बेहतर रहेगा, राइट सर? तो मैं इसके लिए ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जैसे कंटेंट का एक इशू है कि एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, मेरे को वेरियस कोचिंग्स के नोट्स लिखने पड़ते हैं, उसमें किस टीचर का नोट्स अच्छे हैं या किस टीचर के नोट्स नहीं मेरे को प्रेफर कर पा रहा हूँ मैं। उसके लिए उत्कर्ष के द्वारा उत्कर्ष आरएस इंग्लिश एक प्लेटफॉर्म लाया गया है
वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए सारा जो भी कंटेंट है वो एक जगह पे अवेलेबल है। तो कैंडिडेट्स हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं और स्वयं विवेक के अनुसार आपको जो भी कंटेंट अच्छा लग रहा है कि मेरे को कॉम्प्रिहेंड हो पा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बाकी कंटेंट से बेटर है, तो आप उसको ज़रूर हेल्प लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये इनिशिएटिव है उत्कर्ष का, होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तक हम पहुँचेंगे और सभी का जो इशू है कि डिसइंटीग्रेटेड कंटेंट है उसको रिजॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेट जो है वो बढ़ा सकेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकेंगे, ताकि यहाँ आपके साथ साथ और हमारे नई जो जनरेशन के सेलेक्टेड लोग हैं वो यहाँ आए और हमारे साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें आपकी तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी जो है उसको हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगर कोई भी क्वेरीज रह गई हो तो हमें ज़रूर बताएं। आने वाले इंटरव्यूज़ में वी विल ट्राई कि आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व किया जा सके, ताकि आपकी जर्नी में कोई ऑब्स्टिकल नहीं रहे, आप फ्रीली अपनी जर्नी कैरी ऑन करें और सक्सेस की तरफ बढ़ें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।